नमस्ते दोस्तों, मैं मोरिवर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखित उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी फैसला इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फैसला इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की कथा वस्तु देखने से पहले इस कहानी के प्रमुख पात्र एवं इस कहानी का विषय इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए कहानी के प्रमुख पात्रों में आती है इस कहानी की नायिका वसुमती, जो रणवीर की पत्नी है, कहानी की नायिका है। और इस कहानी में जो कथा आई है, उस कथा में आया हुआ गांव, उस गांव की ये प्रमुख है। रणवीर ब्लॉक प्रमुख है, वसुमती का पति है और इस कहानी का नायक है। ईश्वरिया, हरदेई, देवतीर और वृद्धा। यहाँ देवतीर यह रणवीर का छोटा भाई है। ईश्वरिया एक ऐसी स्त्री है इस कहानी में जो सशक्त या प्रखर रूप से, जो किसी से भी शर्माती नहीं है, प्रखर रूप से बातें करने वाली स्त्री है। हरदेई जो एक स्त्री है जिसकी इस कहानी में आत्महत्या होती है। वृद्धा उस हरदेई की माँ है। ठीक है, तो इस कुछ पात्रों पर ये कहानी लिखी गई है। इस कहानी का विषय वैसे स्त्रीवादी कहानी ये है। स्त्री विद्रोह का चित्रण है, पुरुष प्रधान समाज की गलत परंपराओं का विरोध करती ये कहानी है। अभिजात्य वर्ग की स्त्री का जो चित्रण है या उसका जो काम है, उसका चित्रण हम इस कहानी में पढ़ते हैं। स्त्री पुरुष समानता का उद्देश्य इस कहानी का रहा है। कहानी की कथा वस्तु कुछ इस तरह है। मैत्रेयी पुष्पा जी द्वारा लिखित फैसला यह कहानी स्त्री द्वारा किए गए अपने निर्णय, अपने फैसले की ये कहानी है। वास्तव में स्त्री के फैसले वह सुनाती नहीं है और लेती भी नहीं है। स्त्री अपने निर्णय नहीं ले सकती। कुछ मात्रा में अभी बदलाव हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं आज भी स्त्रियां अपने फैसले खुद नहीं ले सकती। वही इस कहानी की वासुमती गांव के प्रधान पद पर चुनी गई है। उसने जीत की कामना भी नहीं की थी। उसको लगता है कि इतने सारे वोट कैसे मिल गए, क्योंकि प्रश्न चिन्ह है। जब वासुमती ने अपनी गांव की औरतों को या गांव की स्त्रियों को प्रसन्न देखा, तब उसको जीत का कारण समझ में आया कि गांव की स्त्रियां चाहती है कि स्त्री ही कोई प्रधान बने, गांव की प्रमुख बने। वह गांव की सभी बहनों को धन्यवाद देने के लिए पथनवारे मिलने जाती है। पथनवारा ये ऐसा शब्द है जहाँ पानी भरने के लिए गांव की स्त्रियां जाती हैं, खासकर वो जगह जो सार्वजनिक है और जहाँ पर सभी स्त्रियां इकट्ठा होती है, ऐसी जगह पर। जब प्रधान पद पर ये चुनी गई थी, कौन, वासुमती, वहाँ उसका जाना ठीक नहीं माना जाता था। वासुमती का पति रणवीर ने उसको कहा था कि अब तुम्हें सिर पर टोकरी लेकर जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम अब प्रमुख की पत्नी हो। वासुमती जब प्रधान बन गई, तब हर जगह पति का सम्मान, गांव में या आसपास के मोहल्लों में सब सम्मान बढ़ गया था। यानी पत्नी पद पर है और सम्मान किसका बढ़ रहा है, पति का। पति का आदेश रहता है कि गांव की महिलाओं से दूरी बनाए रखना है। फिर भी वासुमती गांव की स्त्रियों को हमेशा मिलने जाती रहती है। गांव की ईश्वरिया और वासुमती का एक ही दिन विवाह हुआ था और दोनों भी गांव में एक ही दिन आती है, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। ईश्वरिया बिल्कुल शर्माती नहीं है, डरती नहीं है, हमेशा वासुमती से बातें करती है। जहाँ पर सभी महिलाएं एकत्रित होती हैं, वहाँ पर ये दोनों भी जाती हैं। वहाँ अपनी बकरियाँ चराते हुए आ जाती है ये ईश्वरिया। जब वासुमती प्रधान बन गई थी गांव की, तो वो बहुत खुश हो गई थी। उनके अनुसार अब बराबरी का ज़माना आ गया है, यानी स्त्री पुरुष अब दोनों भी बराबर है, दोनों भी प्रधान बन सकते हैं। किसी का भी पति मारने लगे तो वासुमती से जाकर शिकायत कर देना, ऐसा, क्योंकि एक स्त्री ही एक स्त्री की बात समझ सकती है और स्त्री अपनी दूसरी स्त्री के पास जाकर अपना जो भी दुखड़ा है या रोना है वो खुलकर बता सकती है। ईश्वरिया ने वासुमती को कहा था कि रणवीर की तरह तुम अब अन्याय नहीं करोगी ना, ऐसा प्रश्न भी पूछा था। ऐसा होता है कि ईश्वरिया ने अपने पति के खिलाफ रणवीर के पास एक अर्जी की थी, लेकिन उसने कुछ किया नहीं और वो जो मामला था उल्टा जो उसने दबा दिया था। और ईश्वरिया के पति ने उसको बहुत मारा था, बहुत पीटा था। उसने अपने शरीर के जख्म दिखाते हुए सभी स्त्रियों को ये कहा था कि एक दिन ज़रूर रणवीर चक्की पीसेगा और वसुमती राज करेगी, अर्थात स्त्री अपने हक के लिए लड़ेगी,
और पुरुष घर में बैठेगा, ऐसा उसने कहा हुआ है। यह कहकर वह चली जाती है। सुबह का समय था। ऐश्वर्या उसे बुलाने आती है। पंचायत में सब लोग वसुमती का इंतज़ार कर रहे हैं। वसुमती जब सभा में जाने लगी तो गांव की औरतें घरों से झांकने लगी थी। यह अब स्त्रियां यह देखने के लिए बाहर नहीं निकल रही थी कि एक स्त्री जो घर से निकलकर पंचायत में जाकर बैठ रही है, बल्कि ये देखने के लिए कि उसने घूंघट लिया है कि नहीं। मतलब हमारी स्त्रियां सोच से भी कितनी पिछड़ी हुई है, यह हमें इस कथन से समझ में आता है। माथे तक साड़ी का पल्लू लेकर वह चबूतरे के नज़दीक पहुंची थी कि पंचायत का जो चबूतरा था उसके पास वह पहुंची थी कि रणवीर ने आकर उसे रोक कर कहा, कहाँ जा रही हूँ। और पत्नी जवाब ही नहीं दे पा रही थी। ऐश्वर्या ने तुरंत जवाब दिया था कि हम पंचायत में जा रहे हैं, रास्ता दो। रणवीर ने अपनी पत्नी को घर चलने के लिए कहा। ऐश्वर्या कुछ नहीं समझ पाई, इधर उधर वो देखती रही और वसुमती के पीछे पीछे वह भी लौट आई। वसुमती को घुटन हो रही थी कि वो क्यों लौट कर आई। ऐश्वर्या को लग रहा था कि प्रधान वसुमती है और राज रणवीर करे, क्योंकि हमने तो वोट वसुमती को दिया है। इसके बाद रणवीर ने पत्नी वसुमती को समझाकर घर बैठने के लिए कहा। अनेक बार पंचायत में जाने के मौके आते, लेकिन वसुमती की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी, ना उसका विरोध कर पा रही थी। रणवीर जहाँ दस्तखत करने के लिए कहता वहीं पर वह दस्तखत कर देती है। आज भी गाँवों में देहातों में ऐसा होता है। पंचायत हो या जो सरपंच का पद होता है उसमें एक स्त्री को बिठाया जाता है, चुनकर वो स्त्री आती है और उसका पूर्ण या संपूर्ण जो कार्यभार है वो उसका पति चलाता है। अर्थात स्त्री वहाँ पर नामधारी होती है, सिर्फ दस्तखत करने के लिए या स्वाक्षरी करने के लिए ही वहाँ पर वो रहती है। उसको अपने फैसले, अपने निर्णय या अपना अधिकार, किस तरह अधिकारों का प्रयोग करना ये भी नहीं आता। सिर्फ वो उस पद के लिए मजबूरन या सुशोभित करने के लिए बिठाई जाती है। उसका अपना खुद का कुछ भी निर्णय नहीं होता। ये वास्तविक स्थिति आज भी देहातों में हमें देखने को मिलती है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सरकार ने तो स्त्रियों को आरक्षण दे दिया, स्त्रियों को पद पर बिठाया जा रहा है, लेकिन आज भी वैसा स्त्री उस पद का लाभ नहीं उठाती है, उस पद पर कार्य नहीं करती है, सिर्फ वो नामधारी रूप में उस पद पर कार्य करती है। पर हम यहाँ देखते हैं कि दस्तखत करेगी, वो हिम्मत नहीं करती वासुमती की तरह या वसुमती की तरह। अपने पति को वह कहती कि गांव की औरतें ताने देती है कि अपने घर के पास तो रास्ता या पक्का रास्ता तुमने बनवा दिया, गांव के सभी लोगों को कीचड़ में छोड़ दिया। जवाहर रोजगार योजना के पैसे का क्या हुआ, ऐसा वो पति को पूछती है। तो प्रमुख का गांव और रास्ते बराबर नहीं, मच्छर है, हर तरफ सड़े गले रास्ते, कूड़ा कचरा भरा हुआ है और खड्डे ही खड्डे हैं, ऐसा वो कहती है। रणवीर के अनुसार गांव की औरतें कब से बोलने लगी? पहले तो ये बोलती नहीं थी जब मैं प्रधान था, और अब तुम प्रधान बन गई हो, तुम बोल रही हो कि गांव की औरतें बोल रही है? ऐसा वो अपने पत्नी को तीखे जबान में बोलता है। ये सब तुम कह रही हो, ऐसा रणवीर का कहना है। और वसुमती चुपचाप उसकी बातें सुनते हुए दस्तखत कर लेती है। जो पैसे आने वाले थे उन पैसों का उपयोग गांव में स्कूल या पक्की सड़कें, रोज़गार और भी बहुत कुछ करने का स्वप्न वसुमती का रहता है। लेकिन वसुमती का यह स्वप्न टूट जाता है। एक दिन बूढ़ी वृद्धा वसुमती के घर आकर हरदई का फैसला यानी उसकी बेटी का फैसला करने को कहती है। उसकी बेटी हरदई का फैसला करना था। वसुमती उसी स्त्री की मदद करने के इरादे से घर से निकल कर पंचायत के चबूतरे पर पहुंच जाती है। जाते समय जो देववीर है उसको बहुत रोकता भी है, लेकिन वह रणवीर की बातों से चिड़ी हुई थी। हरदई का फैसला वह कर तो आती है, लेकिन रात के समय में अपने पति रणवीर की बातों से उसे बहुत बुरा लगता है, वो टूट जाती है। पंचायत का फैसला रातों रात बदल दिया था। हरदई को उसके पति के साथ जाने से रोक दिया था। इस कारण हरदई ने आत्महत्या कर दी थी और वह जो बूढ़ी वृद्धा है बहुत गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी। वसुमती को लग रहा था कि काश मैं ऐश्वर्या होती, मान मर्यादाओं को तोड़ती या मान मर्यादा की जो दीवारें हैं उस दीवारों से मुक्त हो जाती, थोती परंपराओं से परे हो जाती। ऐश्वर्या वसुमती को बहुत कुछ सुनाती है और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई जो खाक में जाए, हमने अगर काठ की लठिया को ओढ़ दिया होता तो वह कुछ तो करती, तुम तो बड़े घर की बहू हो ना, तुम तो कुछ नहीं करोगी।
प्रमुख की पत्नी हो, वसुमती को उसके पति ने मजबूरी में चुनाव में खड़ा किया था, क्योंकि वह एक साथ दो पदों पर कार्य कैसे कर सकता था और पत्नी के अलावा किस पर भरोसा कर सकता था, क्योंकि वो ब्लॉक का प्रमुख था और यह जो है गांव की प्रमुख थी। यह बात वसुमती को बहुत आहत करती है। जैसे लगता है कि हरदेई की अर्थी उसके घर से उठ रही है, क्योंकि हरदेई ने आत्महत्या कर ली है। समय बीत जाने के बाद जब प्रमुख का चुनाव फिर से आया, रणवीर खड़े हो गए थे, क्योंकि वसुमती का पति फिर से खड़ा हो जाता है। एक लुहार का लड़का उसके विरोध में खड़ा होता है। 3 उम्मीदवार पहले से चुनाव में घुटने टेक गए थे। रणवीर तो सुबह से ही चले गए थे। शाम को वोट डालकर वसुमती भी घर आती है। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट लगा उस दिन रणवीर हार जाता है और इसका दुख बहुत है, वसुमती को भी बहुत है या रणवीर को भी बहुत है, लेकिन वसुमती दिखाती नहीं है। पत्नी होने के नाते वसुमती ने तन मन से पति की सांत्वना की, उसको मदद की, उसे दिलासा दिया। तभी बाहर से देववीर आकर अपने भैया से कहता है, अगर एक वोट और मिल जाता तो भैया हारते नहीं। एक वोट सुनकर ही वसुमती विश्वास नहीं कर पाती कि एक वोट से हार गए हैं, और जो वोट वसुमती का था वह सिर्फ नामधारी पदों की अधिकारी होती है, फैसला लेने का अधिकार नहीं है। ऐसे नामधारी पदों का विरोध वह करती है। वसुमती के विचारों में तूफान खड़ा हो जाता है तरह तरह के, पर वह क्या करती ऐसा, क्योंकि उसने जो अपने आसपास देखा था वह सोचकर ही उस दिन उसने ईश्वरिया को अपने आप में जीवित किया था। अर्थात ईश्वरिया की तरह वह सारी परंपराओं को नकारती है और पति के ही विरोध में जाकर पति को वोट नहीं देती, बल्कि विरोधी व्यक्ति को वोट देती है, और उसी एक वोट की वजह से उसका पति रणवीर हार जाता है और वह उसका वोट होता है। अर्थात स्त्री जीवन के अधिकार उसके अपने नहीं है क्या, और अपने ही है। उस अधिकारों का प्रयोग वो नहीं करती, वह सिर्फ नामधारी पदों की अधिकारी क्यों होती है। फैसले लेने का अधिकार नहीं है। ऐसे नामधारी पदों का विरोध करते हुए अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए वह प्रेरित करने वाली ये कहानी है। स्त्री पुरुष समानता की बात इस कहानी में की है। गांव पंचायत में स्त्री का जो वास्तविक जीवन आज भी है, तो ये कहानी हमें प्रासंगिक लगती है। स्त्री नामधारी पद संभालती है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का चित्रण, क्योंकि स्त्री विरोध करना जानती है और विरोध वो करती है। तो विरोध कर रही है तो कहाँ, कैसा और किस तरह का विरोध होना चाहिए, ये भी उसके समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये सोच हमें बदलनी है। और इसी सोच को लेकर मैत्रेयी पुष्पा जी ने ये कहानी यहाँ पर लिखी है, फैसला। तो फैसले अपने हों तो अपनों ने ही या लेने चाहिए या स्वयं ने लेने चाहिए, किसी दूसरे ने उसके फैसले नहीं लेने चाहिए। ये वास्तविक कहानी है। गांव-गांव, देहातों में, चौराहे पर सुनाई जाने वाली ये कहानी है, ताकि जहाँ जहाँ स्त्री को सिर्फ नामधारी एक कठपुतली की तरह, एक गुड़िया की तरह एक पद पर बिठाया जाता है और उसके अधिकारों का प्रयोग कोई और करता है, तो ऐसी कहानियाँ सुनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये परिवर्तनवादी कहानी भी मैं इसको बोलूँगी, और ऐसी कहानियों से ही विचार या जो हो रहा है गलत, इसके विरोध में आवाज़ उठती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फैसला कहानी आप लोगों को कैसे लगी, मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखित ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।